हमारे पास डेटा है भी या फिर नहीं है। तो पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, व्हाट इज डेटा और डेटा कहाँ है, किस टाइप का डेटा है, विल वर्क ऑन इट। ठीक है, जो मैं बैंगलोर हाउस प्राइसेस का डेटा ले रहा हूँ। तो बेसिकली इस पे हमने एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट परफॉर्म किया था। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हमने इस पे एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट परफॉर्म किया था कि वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग द बैंगलोर हाउस प्राइसेस एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो, कि आज के सिनेरियोस के अकॉर्डिंग उसका डेटा क्या होगा। तो मैं इस डेटा को पूरा पिकअप करता हूँ एंड अभी तो मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा काफी सारी चीजें क्योंकि यू ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस। तो मैं डेटा को एक एग्जैक्ट फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके दे देता हूँ। सो मेरे को बेसिकली आपको डेटा दिखाना है सबसे पहले कि डेटा किस टाइप का है और कौन सा डेटा है। हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे, देन उसके बाद विल प्रोसीड अकॉर्डिंग में आपको बताऊं। अब आपको डेटा दिख रहा होगा, डेटा के अंदर कुछ चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स योर बात। ठीक है, पहले कभी भी किसी भी फॉर्मेट पे काम कर रहे हो, आपका सबसे पहला फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा। कभी भी किसी भी कंपनी में जाओगे, सबसे पहली चीज क्या होगी भाई, डेटा पे जब भी काम करना है डोंट से यस, क्या कर देंगे नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले सामने वाले को बोलना है कि मेरे को पहले डेटा समझाओ, डेटा के अंदर क्या है, उस डेटा का फ्लो क्या है, तभी मैं कोई डेटाबेस पे काम कर सकता हूँ या उस डेटा पे कोई रिपोर्ट या शीट आपको जनरेट करके दे सकता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग आपको सबसे पहले लेनी है। प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग बोलो या फिर डेटा अंडरस्टैंडिंग। तो पहले मैं आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, इससे पहले कि मैं डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट करूँ, उसमें क्वेरीज लिखूं, उससे पहले आपको इस डेटा को समझना है। तो ये बैंगलोर हाउस प्राइसेस का डेटा है। इस डेटा के अंदर हमारे को क्लाइंट ने कुछ चीजें दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात, दिस वन इज बालकनी। ठीक है, दैट वन इज प्राइस, कि उसका प्राइस क्या है। प्राइस इन सीआर, सो 150 सीआर, 149 सीआर, 150 सीआर, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 40 लाख, 83 लाख, 40 लाख, 65 लाख, 83 लाख, 40 लाख, 65 लाख, like this type. Okay, and this is an square foot area. This is your carpet area, whatever your carpet area, क्या carpet area है. Okay, and this one is the BHK category, bath home kitchen. ठीक है, तो BHK category, BHK category is what, 3 BHK, 2 BHK and 4 BHK, 5 BHK. And this is our price per square foot. This is our price per square foot. Per square foot कितना प्राइस है, 8,791। अब इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंक कर देता हूँ। दिस इज अ फॉर्मेट, राउंड ऑफ में कर देता है। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मेट। तो ये राउंड ऑफ में हमारा प्राइस हो गया। ये एरिया टाइप है, सुपर बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया, दीज आर द कैटेगरीज, एंड प्लॉट एरिया, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज। ओके, अलग अलग कैटेगरीज है, किस किस टाइप में एरियाज आपके क्रिएटेड है। इस पर भी मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। दीज आर द एंट्रीज, वी हैव ओनली 3 कैटेगरीज, बिल्टअप एरिया, प्लॉट एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया। ओके, सेकेंड वन इज अवेलेबिलिटी, रेडी टू है या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है या फिर अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। एंड दिस इज द लोकेशन, लोकेशन इज व्हाट, कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल है, एंड दीज आर द बैंगलोर लोकेशंस। सो आई होप इफ समवन इज लिव इन द बैंगलोर, सो उसको पता होगा व्हाइटफील्ड इज द मोस्ट पॉपुलर एंड एरिया इन द बैंगलोर। ठीक है, कंपनीज आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, सारा सिनेरियोस आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, एंड this one is the most popular location. So बैंगलोर में काफी सारी लोकेशंस आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको जेपी नगर, बीटीएम लेआउट, माराथा हल्ली, भुवना हल्ली, व्हाइटफील्ड, ठीक है, कोरमंगला, अलग अलग लोकेशंस यहाँ पे अवेलेबल है। दिस इज योर डेटा एज पर द लोकेशन, योर प्राइस विल बी वेरी अकॉर्डिंग। अब पोर्शन क्या आता है कि मैंने आपको ये कहानी तो आपको बता दी कि मेरे पास बैंगलोर प्राइसेस का डेटा, उसमें ये चीजें इस तरीके से। तो बेसिकली अब मेरे को डेटा को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो देखो, ये तो हो गए मेरे हेडर्स, यानी कि जब मैं टेबल क्रिएट करूंगा तो उस टेबल में हेडर्स होंगे। बट नीचे एज पर द डेटा आई हैव टू डिसाइड द डेटा टाइप। इतना डेटा कैसा है, न्यूमेरिकल डेटा है,
एंड इतना डेटा जो है इसके बाद एरिया टाइप से लेके लोकेशन तक, तो जितना डेटा है वो कैसा है, टेक्स्ट टाइप डेटा है। तो हमें इस डेटा को एंटर करना है अपने डेटाबेस में, मतलब ये डेटा चाहिए। क्यों चाहिए, रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल डेटा इज 7121 समटाइम्स। सो इफ कंपनीज स्टार्ट वर्किंग इन बैंगलोर, तो बैंगलोर में उसके पास सिर्फ 7000 लोकेशंस नहीं होंगी, 7000 मतलब 7000 फ्लैट नहीं होंगे। धीरे धीरे उसके बाद फ्लैट इंक्रीज होते हुए चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके पास 2 या 3 करोड़ डेटा हो सकता है। तो उस डेटा को, उस लेवल के डेटा को मुझे अगर हैंडल करना है, तो मैं उसको क्या सजेस्ट करूंगा, प्लीज यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस यूज करिए। डोंट हैंडल योर डेटा ऑन एक्सेल, बिकॉज अगर आप एक्सेल पे डील करोगे तो एक्सेल 7000, 10,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख तक बहुत अच्छे से काम करता है, बट 5 लाख के बाद आप एक्सेल देखोगे ना तो लैग करना स्टार्ट कर देता है। आप वीलुकअप लगाओगे, घंटों में लोड होगा एक्सेल। द पोर्शन। तो इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलिए। हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपली एक डेटाबेस क्रिएट करने की सोची। अब मेरे पास पूरी कहानी सेट हो गई कि मेरे पास डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आ गया, अब मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। तो अब डेटाबेस कैसे क्रिएट करूंगा, ये पूरा डेटा चढ़ाना है मुझे, 7000 का 7000 डेटा। आई गिव यू ट्रिक, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। 15 मिनट में डेटा कैसे चढ़ता है, पूरे दिन भर, पूरे हफ्ते भर में डेटा कैसे चढ़ता है, ये सारी ट्रिक्स बता दूंगा। और 5 सेकंड में कैसे डेटा चढ़ेगा, 5 सेकंड, 30 सेकंड में डेटा कैसे अपलोड करते हैं, बहुत आसान तरीका है। ठीक है। सो मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को इसका कॉलम नेम चाहिए होगा। तो कॉलम नेम्स पे हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज समझेंगे। लेकिन जैसे आप एक्सेल में क्या करते हो, सबसे पहले वर्कबुक बनाते हो, पहले हमें क्या बनाना होता है, डेटाबेस बनाना होता है। तो जब भी आपको डेटाबेस बनाना है, मतलब न्यू डेटाबेस क्रिएशन, तो न्यू डेटाबेस आपको क्रिएट करना है। आई होप विजिबिलिटी क्लियर है क्वेरीज की। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो और जूम करूँ, आप मेरे को बता देना। ठीक है। न्यू डेटाबेस क्रिएशन, उसके लिए क्वेरी क्या होती है, तो मैंने बोला था डीडीएल कमांड में हम लोग किस पे वर्कआउट कर रहे होंगे, डीडीएल कमांड्स पे वर्कआउट कर रहे होंगे। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मैं आगे भी लिख देता हूँ जैसे आपको स्क्रिप्ट के अंदर ही क्लियर होता हुआ चलेगा। दैट वन इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, इसके अंदर जितने भी डेटाबेस क्रिएट करना, कंस्ट्रेंट लगाना, डेटाबेस के स्कीमा को डिलीट करना यानी कि ड्रॉप करना, या फिर आपके डेटाबेस के स्कीमा यानी कि स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, या उस स्ट्रक्चर को पूरा टेबल्स को क्रिएट करना, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती है, डीडीएल कमांड के अंदर आती है। तो सबसे पहली कमांड क्या हो गई आपकी, डेटाबेस क्रिएशन। तो डेटाबेस क्रिएशन में हमने बहुत सिंपली लिखा यहाँ पे क्रिएट, और ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आपका स्पेलिंग सही है तो वो एज इट इज डेटा, चाहे वो पूरा डेटा कैपिटल में लिख के आप एंटर कर रहे हो या स्मॉल लेटर में आप लिख के एंटर कर रहे हो, या आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। तो जब आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले कमांड लिखनी है क्रिएट, उसके बाद आपको लिखना है डेटाबेस and your database name. My database name is what? Bangalore House Price. ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, हमने एक डेटाबेस का नाम दिया। अब नाम देने के भी तरीके होते हैं। पहला तरीका, दिस इज एन स्टैंडर्ड वे जो हम मार्केट के अंदर थॉरली फॉलो अप करते हैं, मतलब इसी के थ्रू चलते हैं। सारा नेम हमारा स्मॉल लेटर में रहेगा, लेकिन 2 वर्ड्स के बीच का स्पेस क्रिएट करने के लिए वी यूज व्हाट, अंडरस्कोर। ओके, दिस इज एन फर्स्ट वे। एंड द सेकंड वे इज व्हाट, जो हम फॉलो नहीं करते बट दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंगलोर हाउस प्राइस। ठीक है। सो इसको हम कैमल केस भी बोलते हैं, मतलब पहली चीज
स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से ही करनी है हमेशा, ये स्टैंडर्ड होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि कैपिटल लेटर में लिखोगे तो नहीं चलेगा, ये चलेगा, बट ये दीज आर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, हम इस तरीके से फॉलो अप, सो प्लीज उसको इसी तरीके से फॉलो अप करके चलना। इसका मैसेज आया, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। ओके, बाकी सबको क्लियर आ रही है वॉइस? शिप्रा, ओके, आशीष ब्रेक हो रही है वॉइस आपकी। तेरा सर ब्रेक हो रही है? किस किस को ब्रेक हो रही है प्लीज बताओ। हो रही है सर थोड़ी थोड़ी। ओके ठीक है, आप मेरे को बताना अगर फिर से ब्रेक हो। वैसे मैंने कनेक्शन एक बार चेक कर लेता हूँ, नेटवर्क तो फुल है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, होल्ड करना, मैं स्विच कर रहा हूँ नेटवर्क। हेलो, यस गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी अभी? यस सर। ओके ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर है ना, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा? यस सर क्लियर। ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके सो मैं यहाँ पर था, तो इस तरीके से आपको ले सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज करूंगा जो हम मार्केट में यूज करते हैं ऑन अ स्टैंडर्ड बेसिस, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, स्पेसेस आप नहीं दे सकते, इसके अंदर स्पेसेस दोगे तो क्वेरी रन नहीं करेगी। तो देखो, अगर मैंने बैंगलोर हाउस प्राइसेस में स्पेस दिया तो यू कैन सी रेड मार्क आ रहा है, इधर भी रेड मार्क आ रहा है। इफ यू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, एग्जीक्यूशन का मोड क्या होता है? कंट्रोल एंटर। मैं जो सजेस्ट करता हूँ, आई सजेस्ट ओनली कंट्रोल एंटर। सो मैंने कंट्रोल एंटर किया तो यू कैन सी यहाँ पे क्रॉस आया 9:25:36 सेकंड पे मैंने क्वेरी रन की थी। दिस इज माय एक्चुअल क्वेरी एंड एरर कोड क्या आया? 1064। एसक्यूएल, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स। अपने एसक्यूएल का जो फॉर्मेट होता है, जो सिंटैक्स होता है, वो फॉलो अप नहीं किया है, तो आपको इस तरीके से एरर दे देता है। जब आपको ये एरर आती है, एरर्स को भी बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि सारा गेम एरर्स का है, ठीक है। अगर ये एरर आती है तो आपको क्या करना है? यू चेक योर क्वेरी कि आपने क्वेरी में कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं किया है, ओके। और हर क्वेरी के बाद में आपको सेमीकोलन जरूर लगाना है। ये सेमीकोलन बेसिकली होता क्या है? दिस इज कॉल्ड एन क्वेरी टर्मिनेशन। क्वेरी टर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया? इसके बाद आगे कुछ भी आप प्रोसीड करोगे वो नेक्स्ट क्वेरी के अंदर आएगा, इस क्वेरी के इंटरनल पार्ट में इंक्लूड नहीं होता। तो ये हर जगह, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ द 90% सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये सेमीकोलन एज अ टर्मिनेटर का ही काम करता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा बेंगलोर अंडरस्कोर हाउस अंडरस्कोर प्राइसेस। सो वंस आई एग्जीक्यूट दिस वन, मेरा ये सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। ग्रीन टिक आ गया। एंड द सेकंड वन इज, हमने यहाँ पे क्या सिनेरियो देखा? मेरा ये वाला जो पार्ट है वो सक्सेसफुली रन हो गया। एक रो इफेक्ट कितना सेकंड लगा? 0.031 सेकंड, मिली सेकंड, ठीक है। ये सेकंड भी नहीं है, ये क्या है? मिली सेकंड फॉर्मेट में रहता है, ओके। क्लियर हुआ? अब ये डेटाबेस जो क्रिएट किया है, कोई भी नया डेटाबेस आप क्रिएट करोगे तो वो आपको मिलेगा, वो दिखता है हमें इस स्कीमा के अंदर। तो अल्फाबेटिकली ये अरेंज होता है। तो मैं टॉप पे जाके चेक करूंगा क्या यहाँ पे बैंगलोर हाउस प्राइसेस नाम से कोई डेटाबेस आया? कोई डेटाबेस नहीं है। तो अब क्या करें? मेरे को कैसे पता चलेगा?
इसके दो तरीके होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको जनरल क्वेरीज बोलता हूँ। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो प्लीज सही कर लेना। जनरल क्वेरीज, अगर मुझे डेटाबेस देखने हैं तो मैं एक कमांड लिखूंगा, शो डेटाबेसेस। ठीक है, दिस इज माय जनरल क्वेरीज। तो मैंने उसमें क्या लिखा, शो डेटाबेसेस। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जितने डेटाबेसेस होंगे वो सारे डेटाबेसेस आपको शो करेंगे। अब मैंने एक चीज देखी कि भाई मुझे डेटाबेस मेरा यहाँ पे तो शो कर रहा है, दैट मीन्स मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। पहला तरीका डेटाबेस चेक करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये सर्वर बेस्ड टूल है। जब भी आप कोई चीज मॉडिफाई कर रहे हो या कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो आपको सर्वर रिफ्रेश करना होता है। तो इसी के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे रिवर्सिबल एरो बना हुआ है जिसपे मेरा कर्सर है। ठीक है, ये तो ये क्या है, मेरा सर्वर एक्सेस में आ रहा है। मैंने एग्जीक्यूट करा, दिस इज माय सर्वर। ठीक है, सर्वर को रिफ्रेश करा, देखो मेरा डेटाबेस देखने लगा। जब भी इसको मैं जूम नहीं कर पाऊंगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। अगर आपका सर्वर है, सॉरी आपका सर्वर रिफ्रेश कर लिया तो डेटाबेस स्कीमा आया, तो डेटाबेस का ये होता है आइकन ड्रम। ओके, अब उस डेटाबेस पर कितने स्कीमास हैं, स्कीमास का मतलब होता है किसी भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में एक तो आप मेंटेन कर सकते हो, क्या मेंटेन कर सकते हो, टेबल, सेकंड व्यूज, थर्ड वन इज स्टोर प्रोसीजर, फोर्थ वन इज फंक्शंस। ये डिफॉल्टली आपके क्रिएट हो जाते हैं, आप अगर मेंटेन करना चाहते हो तो आप इनको मेंटेन कर सकते हो। ओके, अब पॉइंट आता है कि भाई डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर दो। अब टेबल ऐसे तो क्रिएट होगी नहीं, है ना। मैंने बोला एक्सेल में टेबल क्रिएट करके दे दो मुझे, इस पर्टिकुलर बैंगलोर हाउस प्राइसेस की वर्कबुक के अंदर शीट में डेटा एंटर करके दे दो। तो जब तक आप वर्कबुक ओपन नहीं करोगे तब तक आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते। तो अब हम कैसे काम करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहली चीज है कि मेरे को डेटाबेस एक्सेस में लेना पड़ेगा, तभी मैं उसमें काम कर पाऊँ। तो यहाँ पे मेरे पास ERP है, फूड है, HR है, HR डिपार्टमेंट है, मूवीज, ओलंपिक्स। ठीक है, बहुत सारे डेटाबेस है। अब डेटाबेस एक्सेस पे कैसे लेते हैं, तो बहुत सिंपल सा केस है। पहला तरीका, दिस इज कॉल्ड एन कमांड बेस्ड, सॉरी पहला तरीका मैं डबल क्लिक वाला बता देता हूँ। अगर मेरे को इस डेटाबेस को एक्टिवेट करना है, अभी देखो कोई भी डेटाबेस बोल्ड नहीं होगा, किसी भी डेटाबेस का नेम बोल्ड फॉर्मेट में नहीं है। बोल्ड में नहीं है तो मतलब कोई डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन से डेटाबेस में काम कर रहा हूँ, तो जब आप डबल क्लिक करते हो किसी डेटाबेस के ऊपर तो डेटाबेस का नेम जो होता है वो बोल्ड में हो जाता है। ठीक है, ब्लैक बोल्ड आपको वर्ड्स कैरेक्टर्स, ठीक है, अल्फाबेट और कैरेक्टर्स आपको शो कर रहे होंगे। तो बेसिकली अगर बोल्ड हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये डेटाबेस के अंदर आप एक्चुअली वर्कआउट कर रहे हो। अब बात हो गई, ये डेटाबेस के अंदर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो एक तो तरीका हो गया कि भाई यहाँ जाके आप क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो। दूसरा तरीका, मुझे उस डेटाबेस को एक्सेस करना है, कौन से वाले को, बैंगलोर वाले को। तो मैं इतना बड़ा वर्ड ना लिखते हुए मैंने क्या करा, आई यूज दिस वन, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैंने यूज डेटाबेस के पास में डाल दिया। तो जब आप ये कमांड लिख के इसको एग्जीक्यूट करते हो तो उससे क्या होता है कि वो डेटाबेस एक्टिवेट हो जाता है, मतलब उस डेटाबेस में स्विच हो जाते हो। मैंने रन करा, देखो अब कौन सा डेटाबेस एक्टिवेट आपको दिखाई दे रहा है, बैंगलोर हाउस प्राइसेस। दिस इज अ फॉर्मेशन, बहुत इजी वे है जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि ये डेटाबेस काम किस, कौन से डेटाबेस में आप काम कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हुआ, इज देयर एनी डाउट अभी तक? बहुत सिंपल सी चीज थी। तो ये आपको बनाना है, मैं स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा, आई शेयर विथ यू डेटा, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। आप डेटा बनाओ आराम से, ठीक है, फिर मैं टेबल स्ट्रक्चर तो बाद में बात करूंगा। अब पॉइंट आता है कि मेरे को यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी है। अब टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल क्रिएट करने के लिए न्यू टेबल या टेबल्स, टेबल क्रिएट करना, टेबल क्रिएशन लिख देता हूँ इधर, टेबल क्रिएशन करना है। अब टेबल क्रिएशन के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन होता है, पहला क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली बात है कौन सा लगाएंगे हम, क्रिएट। क्रिएट क्या करना है, जैसे आपने डेटाबेस क्रिएट करना तो आपने डेटाबेस लिखा था, तो क्या क्रिएट करना है, टेबल। चलो ये आ गया टेबल। अब पॉइंट आता है कि टेबल
किस नाम से होनी चाहिए। तो मैंने लिखा हाउस प्राइस, ठीक है, हाउस प्राइस के नाम से, हाउस प्राइसेस के नाम से मैंने टेबल बनाई। तो इतना हो गया। ऐसा नहीं है कि इसको रन करते ही चल जाएगा, एरर आएगा, आपको कॉलम एंटर्स करने पड़ेंगे। तो मैंने इसको लिया, आई एंटर सम कॉलम्स। तो कॉलम एंटर करते हैं, पहले हम जाते हैं अपने डेटाबेस पे। तो इसमें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम याद कर लो, बात और बालकनी। तो मैंने दिया बात। अब प्रॉब्लम ये है कि बात तो दे दिया, इसमें दो चीजें होती है, एक ये होता है आपका कॉलम का नेम, इसके आगे आपको देना होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर कौन सी वैल्यूज होती है? 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की। 1.2 1.3 वाला डेटा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शनल, फ्लोट या डबल डेटा टाइप लेते हैं। अभी हमारा कैसा है, न्यूमेरिकल वैल्यू होल नंबर्स है, तो इस केस में हम लोग डेटा टाइप फॉर्मेट क्या लेंगे? इंटीजर लेंगे। कॉमा करो, फिर एंटर करो, एरर आएगी, रेड मार्क्स करेगा, डोंट वरी, आप अपना काम करते जाओ। सेकंड क्या था? बालकनी, ठीक है। बालकनी में भी आपका डेटा क्या था? इंटीजर, सेम था। अब सेकंड क्या है? प्राइस, प्राइस अंडरस्कोर सीआर, प्राइस विल बी इन फ्लोट। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इन्हीं सब चीजों को लिखने के। या तो मैं लिख दूं फ्लोट, फ्लोट होता है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसमें फ्लोट 4, फ्लोट 8 का मतलब क्या है? ये फ्लोट बाय डिफॉल्ट 4 बाइट का होता है, ये फ्लोट एक्चुअली 4 बाइट का है, ये फ्लोट एक्चुअली कितने बाइट का है? 8 बाइट का है, ठीक है। इसी की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, दैट वन इज व्हाट? डबल। तो बेसिकली डबल यूज करना बहुत आसान से हैंडल हो जाता है। उसकी जगह मैं बहुत अच्छी चीज यूज करता हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में एक बेनिफिट होता है। न्यूमेरिक में बेनिफिट क्या होता है कि मैंने बोला 8,2, तो 2 डेसिमल तक डेटा ये आपको शो करेगा और स्टोर करके आप रख सकते हो। ओके, सेकेंड वन क्या है? टोटल स्क्वायर फीट। मैंने यहाँ पे दिया टोटल अंडरस्कोर SQR अंडरस्कोर FT। अब ये भी हमारा क्या है? न्यूमेरिक डेटा है। न्यूमेरिक दिया, कितने डिजिट का है? 4। तो मैंने इसको इतना ही दिया। जब मैं सिर्फ 4 दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा? ये सिर्फ डेसिमल मतलब इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज लेगा। और मैंने 8,2 लिखा, तो डॉट के पहले 8 वैल्यू तक डेटा ले सकता है और डॉट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल तक डेटा ले सकता है। ओके, सेकेंड वन इज BHK एंड प्राइस पर स्क्वायर फीट। तो दिस इज माय BHK। BHK is also comes under the integer। जहां इंटीजर से काम चल रहा है, यू कैन यूज दिस। ये जो डेटा टाइप है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो डेटा टाइप मैं आपको यूटिलाइज करवा रहा हूँ, 90% वही डेटा टाइप आपके मार्केट में फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी भी आप मेरे साथ में जितना काम करोगे, सारे डेटा टाइप इस फॉर्मेट में होंगे। ज्यादा से ज्यादा डेट का फॉर्मेशन और आता है हमारे पास। तो मैं एक डेटा और एंटर करके आपको बताऊंगा जिसमें डेट इंसर्ट होगी। अब मेरे पास क्या था दूसरा? पर स्क्वायर फीट। तो मैंने यहाँ पे लिखा पर SQR स्क्वायर फीट, ठीक है। अब पर स्क्वायर फीट इज ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट? न्यूमेरिक। तो डेटा टाइप देना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे डेटा टाइप कौन सा है? तो ये होता है डेटा का टाइप, कि उस पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप की वैल्यूज आप एंटर कर सकते हो। आपको एक्सेल में नहीं करना पड़ता था, अब एक्सेल में बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बट जब आप चेंज कर सकते हो उसको बाद में। बट इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, इसमें आपको ऑलरेडी पहले से मेंशन करना पड़ता है। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है। एरिया टाइप, अवेलेबिलिटी, दो चीजें हैं। दिस इज माय एरिया अंडरस्कोर टाइप। तो ये कैसे है? वैर वेरिएबल कैरेक्टर्स है। तो वेरिएबल कैरेक्टर्स में मैंने ले लिया 20। तो 20 तक के साइज का डेटा मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। वैर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। आप टेक्स्ट भी ले सकते हो, बट वी यूज व्हाट? वैर इन दिस। सेकेंड वन इज व्हाट? ठीक है,
अगेन दिस वन इज varchar, इसको भी हम 20 दे देते हैं। आप साइज कुछ भी डिसाइड कर दो, साइज देना कंपलसरी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, लोकेशन। सो दिस इज माय लोकेशन, लोकेशन आल्सो कम्स अंडर ब्रैकेट, ठीक है। अब ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गए, अब ये ब्रैकेट हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज। मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा इसको, साइज को। मैंने इस तरीके से क्वेरी को क्या लिखा, क्योंकि इस तरीके से लिखने से क्वेरी का हायरार्की, कौन सी क्वेरी किसके अंदर है वो आपको पता चलेगा, या फिर आपको इसमें विजिबिलिटी अच्छी रहती है। अब देखो इसको करा, रन करते हैं, हो गया। अब देखो थोड़ा विजिबिलिटी और इंक्रीज हो गई उसकी। तो दिस इज जस्ट एंड फॉर द विजिबिलिटी पर्पस, कि अगर आप काम कर रहे हो, आपके अलावा कोई और आता है, तो आप उसको किस तरीके से वर्कआउट करने के लिए दे सकते हो। और आपको काम हमेशा ऐसे ही करना है, ताकि नेक्स्ट कोई पर्सन आए, उसको क्वेरीज और उसको आपका डेटा बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं इस टेबल को क्रिएट करना है, डेटाबेस सही सिलेक्टेड है, इसके अंदर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, कौन सी, हाउस प्राइसेस के नाम से। लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। एग्जीक्यूशन हो गया बहुत आसानी से। अब देखो टेबल नहीं दिख रही, तो क्या इशू होगा, सर्वर रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो उसी के लिए भी हमारे पास एक जनरल क्वेरीज होती है, तो हम यहाँ से तो टेबल देख ही लेंगे। तो यू कैन सी ये टेबल मेरे को रिफ्रेश करते ही यहाँ पर मिल गई। तो इसके अंदर ये कॉलम्स आप जैसे देखना चाहो वैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीजें बन जाती हैं जब डेटाबेस क्रिएशन एज अ डीबीए लोग काम कर रहे होते हैं। दे आर कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इंडेक्सेस, हो गया, रिफ्रेश करके यहाँ पे टेबल देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, यू कैन यूज व्हाट, शो। जो डेटाबेस आपका सिलेक्ट है उसके अंदर की टेबल्स अगर आपको देखनी है, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, टेबल्स एंड एग्जीक्यूट। तो देखो टेबल्स कौन सी है, हाउस प्राइसेस वाली टेबल आपके पास है। अच्छा एक और चीज मेरे को यहाँ पे दिखी थी, दिस इज एन टेबल स्टेटस, हम रन कर देते हैं। सो यू कैन सी दिस इज एन टेबल स्टेटस, टेबल में कितना लेंथ है, कितना डेटा है, कब आपने इस टेबल को क्रिएट किया है, ठीक है, क्रिएट टाइम क्या है, आपने इतने बजे इसको क्रिएट किया था। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर आपके पास, जो टेबल आपकी किस बेसिस पे है, वो सारी चीजें निकल के आ जाती है। ओके, अब टेबल मेरी क्रिएट हो गई। अब टेबल क्रिएशन के बाद आता है कि मैं इस टेबल के अंदर इस टेबल को शो कैसे करूंगा, डिस्प्ले दी होल डेटा और टेबल, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो फॉर दैट पर्पस बहुत ध्यान से समझना, ये वाली क्वेरी मैं सिर्फ यहीं पर बता रहा हूँ, मैं ऑल डेटा ही फैच करवाऊंगा जब तक डेटा डीडीएल खत्म नहीं हो जाता। तो मैंने डिस्प्ले होल डेटा टेबल के लिए बोला, तो मेरे को कौन सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, मैंने बोला था डेटा जब भी आपको फैच करना है तो आपको हमेशा किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट के बाद मैंने यहाँ पे प्रेस किया एस्ट्रिक। दिस एस्ट्रिक इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑल। ये किस लिए काम में आता है, ऑल। ऑल का मतलब होता है कि जितना भी डेटा आपके पास टेबल में है, चाहे वो स्ट्रक्चर्स खाली भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस टेबल के अंदर जो भी अवेलेबल है वो डेटा हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो हमने बोला सिलेक्ट ऑल डेटा। ऑल डेटा के लिए हमने क्या यूज किया, एस्ट्रिक फ्रॉम, कहां से आपको सिलेक्ट करना है। तो डेटाबेस आपका सिलेक्टेड है ऑलरेडी, टेबल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, टेबल यहां से सिलेक्ट होगी। टेबल का नाम क्या हमारा, हाउस अंडरस्कोर प्राइसेस, ठीक है। अब मैं इसको रन कर, तो एक तरीका होता है कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे जब डेटा देख रहे हैं, तो लाइक दिस टाइप, ठीक है। ये होता है टेबल से डेटा निकालना। नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, so whenever we want to display table structure, आप टेबल स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, दैट वन इज वेरी इजी। हम यूज करेंगे DESC,
DESC या फिर डिस्क्राइब, मैं दोनों यूज करके बता देना आपको, ठीक है। तो हाउस अंडरस्कोर प्राइसेस, ठीक है जी, DESC हाउस अंडरस्कोर प्राइसेस। वंस आई एग्जीक्यूट दिस वन, तो जो जो मैंने डेटा टाइप लिए थे वो सारे डेटा टाइप आ रहे हैं। दीज आर कंस्ट्रेंट, अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट मत करना, ये मैं आपको बाद में बता दूं। ये मेरी सारी फील्ड्स आ रही है, कौन कौन सी फील्ड्स मेरी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सेकेंड वन इज व्हाट, मैंने एक और बताया था डिस्क्राइब, तो दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, डिस्क्राइब और DESC। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम होता है कि आपका टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करना, सेम रिजल्ट आता है दोनों से, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, मेरी हैबिट है, आप रखना चाहो तो दैट वन इज अ गुड वन, अगर आप नहीं रखना चाहते कोई इश्यू नहीं है, जरूरी नहीं होता। तो जब भी मैं टेबल क्रिएट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली क्वेरी जरूर चलाता हूँ, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेरीज फॉर मी। मैं डिस्क्राइब करके देख लेता हूँ कि मैंने डेटा टाइप सही दिए हैं, उनके नाम सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ये सारी चीजें मुझे बहुत आसानी से कहाँ से निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से बहुत आसानी से निकल सकता हूँ। चाहे आप टेबल को डिस्क्राइब करा लो, चाहे आप DESC लिख दो, इन दोनों कीवर्ड के बाद आपको किसका नाम लिखना है, सिर्फ और सिर्फ टेबल का नाम लिखना है। ओके, दिस क्लियर। नेक्स्ट वन, डिस्प्ले टेबल स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई आपने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, आपने टेबल बता दी, कैसे टेबल आती है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, डेटा टाइप क्या है, ये हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो। No, sir. क्लियर है, बना लोगे ना इतना बात तो। अब आता है डेटा इंसर्शन, कुछ ऐसी चीजें जो DDL और DML के कॉम्बिनेशन में चलती है। अब मैंने टेबल तो बना ली, मुझे डेटा इंसर्ट करना है। सो वी हैव टोटल 3 फॉर्मेशन। इंसर्शन मेथड 1, ये मेथड क्या बोलता है, एक तो पहली चीज इंसर्ट क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू इंसर्ट दीज डेटा 3 2 150 दिस वन। तो मैंने बहुत सिंपली यहाँ पे लिखा एक क्वेरी, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है, हाउस अंडरस्कोर प्राइसेस के टेबल के अंदर, और मुझे क्या इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लूंगा कॉलम्स नेम, मुझे क्या लेने, कॉलम नेम लेने। तो मैं बहुत सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट सेव माय टाइम, बिकॉज मैं आपको तो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं अपना टाइम सेव कर रहा हूँ। आप एक बार प्लीज बना के देख लेना, मैंने यहाँ पे दिया या, मुझे डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वो टेबल क्रिएशन के टाइम पे ही दिया जाता है, ठीक है। इनके ये डेटा टाइप फॉर्मेट्स में यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे पहले क्या देना होता है, कॉलम नेम देने होते हैं, सिर्फ कॉलम नेम और कुछ भी नहीं देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से काम कर सकते हो। एक छोटा सा पार्ट था जिसको मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए एक छोटी सी सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब इंसर्ट इनटू ये हो गया, लोकेशन तक डेटा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, आई जस्ट राइट हियर वैल्यूज, मुझे इंसर्ट क्या करना है, ऑन बिहाफ ऑफ दीज कॉलम वैल्यूज इंसर्ट करनी। तो मैंने फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा। अब एज पर द कॉलम में डेटा वैल्यू इंसर्ट करूंगा। सबसे पहला कौन सा कॉलम आएगा, बात, तो बात में देखेंगे 3, तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज को मैं सीधा डायरेक्टली एंटर करूंगा। उसके बाद क्या है मेरा बालकनी, दैट वन इज 2, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए डायरेक्टली 150 1672, 150 is my price and 1672 is my total square feet of area and BHK is 3 BHK। जो डेटा मैं देख के एंटर कर रहा हूँ, कुछ अलग से एंटर ही नहीं दे रहा। प्राइस पर स्क्वायर फीट, प्राइस
देखो एक और चीज बता दो, ये देखा एंटर गया, प्राइस हेल्प नहीं आई, ठीक है, पे एंटर, प्राइस क्या था, पर प्राइस स्क्वायर फीट, ओके गड़बड़ हो गई। अच्छा टोटल BHK का मैंने डाल दिया, प्राइस पर स्क्वायर फीट मेरे को देनी है। ओ मैं गड़बड़ कर रहा था, वैल्यूज डालनी थी, मैं क्या डाल रहा हूँ, वैल्यूज क्या थी 8971, 8971, वो मेरा ऊपर होना था ये वाला चीज। अब मेरे को एरिया टाइप देना, माय एरिया टाइप है सुपर बिल्ट अप एरिया। तो न्यूमेरिकल के अलावा दूसरा जो डेटा होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। वी यूज दिस वन सुपर बिल्ट अप एरिया, डबल कोट्स में क्लोज। Second one is ability, that one is also string format, ready to move, double quotes close, comma, and the last one is white field, WHITE, white field, okay, bracket close। लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगाएंगे, आंसर में कॉमा। तो व्हाइट फील्ड को मैंने डबल कोट्स के अंदर स्टोर नहीं किया था, सो आई स्टोर माय डेटा इन डबल कोट्स, पहला तरीका। ओके एग्जीक्यूट करते हैं, तो आई विल एग्जीक्यूट दिस वन। सो यू कैन सी मेरा डेटा एंटर हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा डेटा कैसे एंटर हुआ, वो आप डायरेक्ट क्लिक से नहीं दिखा देगा, वो आपको क्वेरी लगानी पड़ेगी। सो यू कैन सी एक डेटा मेरा यहाँ पर एंट्री ले गया, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन कि अब कैसे करें हम, बहुत आसानी से सारा डेटा कैसे आगे प्रोसेस करें। नाउ एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके पे आते हैं। दिस इज इंसर्शन मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 में उन्होंने क्या बोला कि आप ये मत दो, क्या मत दो, कॉलम्स मत दो, आपको डायरेक्टली क्या एंट्री करनी है, वैल्यूज की एंट्री करनी है। तो मैंने बोला ठीक है वैल्यूज की एंट्री करते, 3 बालकनी 3 हो जाएगी। मैंने एंट्री करना स्टार्ट करा, द प्राइस इज 149 and the square built up area is 1750, 1750, ठीक है। BHK is 3, this one is 514, 8504, this one is built up area only, okay। Next one is what, ready to move, yes, and location is white। तो अगर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, whenever you are using insertion method 2, मतलब इसमें क्या है कि कॉलम नहीं है, हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं डेटा की। जब आप डेटा की डायरेक्ट एंट्री करते हो तो हर कॉलम के लिए डेटा होना कंपलसरी होता है। तो गाइस आप मेरा स्कूल का लेक्चर ले रहे हो, आज हमारा 3rd डे है। तो बेसिकली क्या है ना, आप जब भी लेक्चर ले रहे हो तो प्लीज आप कॉपी पेन साथ में रखो, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें होती है मैं सिर्फ बोलूंगा, मेरे किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन स्टेटमेंट में वो चीज नहीं मिलेगी। कुछ चीजें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊँ। तो इसके कॉलम जो होते हैं ना, वो काउंट कम नहीं होना चाहिए, कॉलम काउंट कम होगा तो ये एरर देगा। तो मैं पहले इसको चला देता हूँ, मैंने इसको चलाया, सक्सेसफुली रन हुआ है। अब इसको चेक कर लेता हूँ, डेटा विल बी एडेड और नॉट। तो मैंने यहाँ पे जाके इसकी क्वेरी को रन कर दिया, देखो डेटा ऐड हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब मैं ये वाला मेथड क्लियर हो गया। अब सेकेंड मेथड पे आते हैं, हमारा दूसरा इंसर्शन फॉर्मेट। तो मैंने क्या करा, इसको कॉपी किया, मैंने एंटर किया। अब इंसर्शन मेथड 3 विथ एरर। एरर कब आती है इस वाले मेथड, ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा, विथ एरर, ठीक है। एरर कब आएगी, एरर कब आती है, जब आपने कॉलम काउंट कम कर दिया। अब देखो कॉलम काउंट कम कर दिया, पहले ज्यादा थे अब कम है,
तो ये यहाँ पर एरर आपको शो कर देगा। करेक्ट, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट ऑफ एट रो, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी इसके अंदर। अब दूसरा पोर्शन, इंसर्शन मेथड फॉर टू स्टोर स्पेसिफिक कॉलम डेटा। इसमें मैं थोड़ी सी क्वेरी चेंज करूंगा। क्वेरी इन द सेंस मेरे को मेथड 1 की क्वेरी चाहिए होगी, क्योंकि मैंने बोला उसके अंदर कि मैं चाहता हूं कि मेरे हर कॉलम इंसर्ट ना हो, मिनिमम कॉलम मेरा इंसर्ट हो। मिनिमम कॉलम से बोलूं तो मैं चाहता हूं इतना डेटा तो मेरा आए, मतलब पाथ बालकनी मेरे पास आए। आई डोंट वांट टू शेयर माय प्राइस और टोटल स्क्वायर फुट प्राइस, ये भी मुझे नहीं देनी। मेरे को पर स्क्वायर फीट प्राइस भी नहीं देनी, मैं भी कुछ बताना नहीं चाहता। चलो पर स्क्वायर फीट प्राइस हम दे रहे हैं, दो चीजें हम लोग नहीं दे रहे। तो क्या क्या हटाना पड़ेगा मुझे? पाथ बालकनी हम लोग ले लेते हैं 3232, दिस वन इज 150, वो देने की जरूरत नहीं है, वो हम हटा चुके। एरिया हम हटा चुके, BHK हमें बताना है, तो BHK इज 3, प्राइस इज 897, दिस वन इज ऑल्सो सुपरवेल्ट एरिया, बाकी सब हमने छोड़ दिया। अब हमने दो चीजें छोड़ी है इसमें, टोटल प्राइस, टोटल पर स्क्वायर फीट प्राइस। मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। रन करने के बाद मैंने क्या बोला, मैंने फिर से जाके उसको चेक कर, आप सेम क्वेरीज भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो उसको चेंजेस करके भी यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने रन किया तो दोनों जगह जो मैंने खाली छोड़ी थी, प्राइस इन CR, टोटल स्क्वायर फीट, तो ये दोनों चीजें कैसी आ रही हैं? बिल्कुल ब्लैंक आ रही है, ठीक है, नल आ रहा है। तो ऐसा होता है कि अगर डेटा अगर इंसर्शन नहीं लेता है तो वो क्या शो करता है? नल शो करता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक और चीज है हमारे पास, क्या? ये हमने मेथड्स वगैरह देख लिए थे, मतलब स्पेसिफिक कॉलम भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंसर्शन मल्टीपल इंसर्शन मेथड, मल्टीपल डेटा वैल्यूज इंसर्शन मेथड। ऊपर वाले मेथड का नंबर क्या था वो चेक कर लेते पहले। इसको मेथड 4 डाला था, दिस वन इज मेथड 3, दिस वन इज मेथड 5। सो जो लोग ऑलरेडी पहले भी क्लास ले रहे थे बोलेंगे मैं एकदम से बहुत सारी चीजें आप बता रहे हो, हमें नहीं बताई थी भाई। कभी कभी क्या होता है ना, नहीं आता दिमाग में, एंड दैट टाइम पीरियड इज वेरी रिलैक्स फॉर मी, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता भी सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास टोटल कितना है? पांचवा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। पांचवा मेथड क्या बोलता है? देखो मल्टीपल एंट्रीज करनी, तो आप चाहे कॉलम रखो या ना रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एंट्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले एक एंट्री हम लोग करके देख लेते हैं, नीचे वाला 32, अच्छा 3 कॉलम में एंटर कर सकता हूँ, लास्ट वाला देखते हैं 140, ठीक है, 2 2 40 1250। So this one is, oh, so मेरे को थोड़ा सा डेटा मेरा मिस हो गया था, मैं उसको कॉपी करके लेके जा रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारा सब कुछ सेम है, बस क्वेरी का थोड़ा सा पार्ट मैंने गलत उठा लिया आई थिंक, सो मैं उसको सही कर देता हूँ, नाउ इट्स करेक्ट, ठीक है। सो दिस वन इज 2, दिस वन इज 2 एंड द सेकंड वन इज 40। थोड़ा सा टाइम लेता है, स्टार्टिंग में लगेगा जितना 1250 and the 3 BHK is 2 BHK, 2 BHK and the 3200 is the price, 3200 and सुगो बिल्टअप एरिया है, ठीक है, ऑल गुड।
अब मुझे एक और क्वेरी बनानी है, सो आई जस्ट डू वन थिंग। ये जो क्वेरी यहाँ पे एंड हो रही थी सेमीकोलन की जगह, मैंने एक और सेक्शन ऑन कर दिया, फिर से मुझे एंट्री करनी है। तो मैं अंदर का मटेरियल उठाऊंगा, बाकी कोई मटेरियल नहीं उठा रहा, क्योंकि मेरे को सेम कॉपी पेस्ट करना है। आई सेव माई टाइम, आप भी कर सकते हो। जैसे जैसे एक्सपर्टाइज हो जाएगी यू विल सेव योर टाइम अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो 2283 1200 2283, this price is 83 and the last one is what, 1200. Okay, that one is 3 BHK. Now it's 2 BHK 6917, 2 BHK 6917, जो मर्जी वो डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस रेडी करने की सोच रहा था बस। It's an plot area, so I'll just write here plot area, ready to move and white field, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। मैं अभी 2 एंट्री कर रहा हूँ एक साथ, अलग अलग एंट्रीज नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं ऊपर आया, this one is another part, okay, this one is built up area, इधर लिख देते हैं सुपर बिल्ट अप एरिया, ठीक है। अब मेरी एक ही क्वेरी के अंदर कितनी एंट्रीज है, 2 एंट्रीज है, क्या ये दोनों एक साथ वर्क कर देंगी? तो मैंने क्वेरी रन करी, तो यहाँ पे देखना एक 1200 स्क्वायर फीट का है, एक 1250 स्क्वायर फीट का है, जो लास्ट एंट्रीज आनी चाहिए, 2 एंट्रीज आनी चाहिए। पहला तरीका चेक करने का, डेटा में जाके चेक करो। अगर डेटा में जाके आप चेक नहीं करना चाहते तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखोगे 2 रो का कैलकुलेशन बता रहा है, कितनी रो आई है, 2 रो आई है। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि कितना डेटा हमारा इंसर्ट हुआ है। बहुत इजी सा टास्क था, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? देखो इंसर्ट हुआ है 1250 एंड 1200। इस तरीके से आप मल्टीपल एंट्रीज भी इसके अंदर फ्लो कर सकते हो। इज दिस क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेरी किसी की? छोटा छोटा पार्ट बता रहा हूँ। हाँ जी बोलो। No, sir. कोई क्वेरी नहीं है? चलो ठीक है। इसके अंदर यू दिस स्क्रिप्ट, मैं पहले आपको बता देता हूँ स्क्रिप्ट भी एक्सेस कैसे। DDL day 1, ओके। तो स्क्रिप्ट ओपन कैसे करनी है? ये मेरी स्क्रिप्ट थी, मैंने क्रॉस कर दी, ओ स्क्रिप्ट चलेगी। अब क्या करें? बहुत सिंपल है, जस्ट गो ऑन फाइल, सीधा डायरेक्ट ओपन नहीं करना है, ओपन रिसेंट ऐसे कुछ नहीं करना है। यूज क्या, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करना है। Then choose your script as per your location and click on OK। तो ये आ गया आपका पूरा कंप्लीट डेटा। तो इस तरीके से आप इसे ओपन करके देख सकते हो। हाँ जी, अब बताओ कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? तो आपको क्या करना है, बैंगलोर हाउस प्राइसेस वाला डेटा क्रिएशन करके देखना है। वंस यू फील कंफर्टेबल विद दिस एंड वी मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन। हम एक अप करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, हम समझेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो डेटा वेयर हाउस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आप डेटा भेजता हूं यहाँ पर, प्लीज वेट, छोड़ना मत, मेरे को कंफर्म करना कि आपको डेटा बेसिकली मिला या फिर नहीं मिला, ठीक है। स्क्रिप्ट भी मैं आपको यहीं पे शेयर करूंगा, तो आपको स्क्रिप्ट को भी ध्यान में रख के काम करना है। पहले स्क्रिप्ट देखना चल रही है, देन उसके बाद एक सिंपल तरीका होता है इसको प्रैक्टिस करने का, यू कैन प्रोसीड विद दिस। आप उसके बाद जाना स्टार्ट कर दो, मतलब काम करना स्टार्ट कर दो उसके ऊपर, ओके। जस्ट अ मिनट, अपलोडेशन स्टार्ट, ठीक है। मिल गई आपको? Yes, sir. यस कंफर्म है ना? ठीक है, तो इस वाले पार्ट को बना के देखना। मैंने एक डेटा सेट दिया है, थोड़ा सा एंट्री करना 5 to 10, डोंट वेस्ट योर टाइम। मजा आए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपनी मर्जी से कर सकते हो 7,500 एंट्री, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे इतनी बड़ी बड़ी एंट्रीज हम सेकंड्स में करते हैं, ठीक है।
महीना पूरा साल नहीं होता, हमारे पास सेकंड्स के वर्क होता है, सेकंड्स में हम ये पूरी एंट्रीज अपलोड कर देते हैं डेटाबेस के अंदर। ओके, चलो आप लोग इसके साथ में देखो, सारी चीजें समझो, देन वी मूव टू दी नेक्स्ट लेवल। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू। कोई क्वेरीज तो नहीं है किसी की? No, sir. Thank you so much. थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.